गुड आफ्टरनून। जय हिंद। विनय, शिवांक, रजत, तृप्ति, अंकित, गुड आफ्टरनून। हाँ भाई, शाबाश। तुम लोगों ने पेपर भी अटेम्प्ट किया होगा। जो कमियां हैं उसको दूर करनी है ना। तो उसको एक बार देखना है कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, और फिर उसके बाद उसको अपने नोट से भी कंपेयर करना है, डीपीपीस के सॉल्यूशंस को भी देखकर कुछ कुछ आइडिया लगाना है। तो मार्क्स भी नहीं, दो क्लास तो नहीं होंगी, एक ही क्लास है। कितने मार्क्स आ रहे हैं भाई केमिस्ट्री के, आउट ऑफ? आउट ऑफ कितने हैं ये? कितने का मार्क्स का पेपर था ये? 100 का? अच्छा, ठीक है, सही है। करो करो और करो, और कोशिश करो। सही आ रहे हैं, किसी के 90 भी हैं, किसी के 95 हैं, 98, 77, 48, 65। हाँ सही है, करो और कोशिश करो सब लोग, है ना। तो ये अच्छा, ये इम्प्रूव कर जाएगा, बहुत अच्छा कर रहा हो। ये धीरे धीरे इम्प्रूव कर जाएगा। ठीक है, शाबाश। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने जो अब तक डिस्कस किया है वो बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि उसकी वेलोसिटी क्या है, रेडियस क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, इस तरह की कुछ बातें की। अब इसी बोर मॉडल से रिलेटेड एक बात और करते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी जोर दिया है इस बात पे, जब मैंने डेमो लेक्चर लिया था तब भी तुम्हें बताया था, फिर बता रहा हूं मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है एनर्जी लेवल डायग्राम। तुम देखोगे, तुम लोग ने उस दिन भी देखा था, तब हो सकता है बहुत ज्यादा नहीं समझ में आया हो क्योंकि नहीं पढ़ा था, लेकिन अब तुम उसको मेरी इस बात को लिंक कर पाओगे कि वाकई में ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट। एनर्जी लेवल डायग्राम, ये एनर्जी लेवल डायग्राम होता क्या? तो बहुत सही है कि अलग अलग ऑर्बिट्स की एनर्जीज निकालनी है, उन्हीं का एक डायग्राम बनाना है और उसी को याद रखना है। तो बहुत सिंपल है। अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करूं, तो एनर्जी लेवल डायग्राम क्या कहता है कि मैं अलग अलग ऑर्बिट्स की एनर्जी को निकाल लेता हूं, और फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो तो तुम वैसे भी निकाल सकते हो क्योंकि तुमने ये याद कर रखा है कि जो हमारा, तुमने ये याद कर रखा है जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है nth ऑर्बिट की, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, वो -13.6 Z²/n² से निकाली जाती है। यहां से निकाली जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ सर, जब हमें एन और जेड की वैल्यू पता हो तो हम अलग अलग ऑर्बिट्स की एनर्जी निकाल लेंगे। उसमें कोई नई बात तो है नहीं। हाँ, नया नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जो एनर्जी लेवल डायग्राम में बनाऊं तुम उसको याद भी कर लो। उसका बहुत यूज होता है। बहुत आसान आसान सवाल जो है, अननेसेसरी टाइम बर्बाद नहीं करते, और आप फटाफट उनके सोल्यूशंस निकाल लेते हैं, ताकि किसी मेन पॉइंट में, जो सवाल में कोई मेन पॉइंट है उस पर फोकस कर सके। पता चला सारा दिमाग तो इसी में निकल गया, कैलकुलेशन में ही, तो आप फिर मेन पॉइंट पे फोकस नहीं कर पाते। तो इसको थोड़ा सा और सही करने की कोशिश करते हैं, इसको याद रखने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहां पर कुछ एक डायग्राम बना रहा हूं, तुम उस डायग्राम को भी याद करना। मैं अलग अलग ऑर्बिट्स की एनर्जीज लिख रहा हूं, तुम उसको याद कर लो सब लोग। जैसे ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, इसी तरह से ये सेकेंड ऑर्बिट ले लेते हैं, n = 2। फिर थर्ड ऑर्बिट ले लेते हैं, n = 3। फिर फोर्थ ऑर्बिट ले लेते हैं, n = 4। फिफ्थ ऑर्बिट ले लिया, और सिक्स्थ ऑर्बिट ले लिया,
और 7th ऑर्बिट ले लिया। मैं 7 तक की एनर्जी याद रखने की कोशिश कर रहा हूं, उसका कुछ रीजन होगा तो मैं आगे ये बात समझ में आएगी। हालांकि इसके ऊपर भी ऑर्बिट्स होंगे, ऐसे करके खूब सारी एनर्जीज बनाई जा सकती हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग ऑर्बिट की निकाल भी सकते हैं। और लास्ट में अगर आप इनफाइनाइट पे पहुंच गए, इन्फिनिटी में, तो साफ समझ में आ रहा है इन्फिनिटी अगर नीचे एन की जगह डाल दोगे तो ये जीरो हो जाएगी। तो इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो ईवी होगी। और 7 फर्स्ट लेवल पे अगर आप बात करें तो आपकी एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर। जेड एक कॉमन नंबर ले लेते हैं, अगर हाइड्रोजन होगा तो जेड की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज जेड की वैल्यू बदलती रहेगी। और फिर -3.4 जेड स्क्वायर ईवी, ये सब ईवी में है। फिर -1.51 जेड स्क्वायर ईवी, फिर -0.85 जेड स्क्वायर ईवी, फिर -0.544 जेड स्क्वायर ईवी, फिर -0.38 जेड स्क्वायर ईवी, और फिर -0.28 जेड स्क्वायर ईवी। यानी कम से कम ये 7 लेवल जो है, सब लोग एक बार नोट करो, यहीं पर नोट भी करो। जब नोट करोगे तो कुछ तो अपने आप ही याद हो जाएंगे, तो इसको फटाफट नोट कर लेते हैं। और सूर्यांश केमिस्ट्री में सिर्फ 37 आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो गलतियां हुई हैं उसको सही करना है बस, है ना। तो आगे इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो गलतियां हुई हैं वो आगे के एग्जाम में गलती नहीं करनी है, और इसको सीखना है कि कहां कहां गलत हुआ, क्यों नहीं कर पाए, कैसे करेंगे। इस तरह के सवालों को पुराने नोट्स करते हैं, दोबारा रिवाइज करते हैं, एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लेते हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे करके ये इंप्रूवमेंट आएगा। पारस, नेगेटिव एनर्जी का मतलब है कि जो नेट एनर्जी है वो नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन की, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है। उनका जो सम आता है ओवरऑल वो नेगेटिव ही निकल के आता है। तो इलेक्ट्रॉन जब तक न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में रहता है तब तक उसकी कुल एनर्जी वो नेगेटिव आती है, और जैसे ही वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर निकल जाता है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर मतलब जब वो इंफिनिटी में पहुंच जाता है, उस टाइम पर उसकी एनर्जी जीरो हो जाती है। तो कभी हमसे अगर वो ये पूछे कि क्या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है कभी, तो हमारा जवाब होगा बिल्कुल हो सकती है, लेकिन तब वो जब वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में ना हो, यानी जब तक वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में तब तक उसकी एनर्जी नेगेटिव होगी, और जैसे ही वो बिल्कुल न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर खड़ा होगा तो जीरो होगी। और उसके बाद अगर वो भाग रहा है तो ठीक है, उसकी एनर्जी पॉजिटिव है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसकी एनर्जी पॉजिटिव मानी जाएगी। यानी जब तक कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ नाचता रहता है, चाहे वो जिस ऑर्बिट में भी हो, उसकी एनर्जी नेगेटिव होगी, और जैसे ही वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर आता है उसकी एनर्जी जीरो होती है, और अगर उसके बाद भी वो भाग रहा है तो उस टाइम पर उसकी एनर्जी पॉजिटिव होती है। हाँ सूर्यांश, इसको डेमो लेक्चर में याद करने के लिए भी कहा था मैंने, तो इस सब लोग इसको पहले याद कर लें, क्योंकि तब मैंने तुम्हें सिर्फ इसका एक हिस्सा ये दिखाया था कि अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो कुछ कुछ जगहों पे फायदा होगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा बहुत सारी जगहों पे इसका फायदा होगा। सबसे पहले इसको याद करेंगे, फिर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस भी याद करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ये एनर्जी लेवल डायग्राम होगा, और इस एनर्जी लेवल डायग्राम को मैंने अच्छी तरह से याद कर लिया। ठीक, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर। अगर आप जेड की वैल्यू रखते जाएं, जैसे हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू 1 होगी, ये सब लोग जानते हैं। अगर हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू 1, अगर हीलियम प्लस है तो जेड की वैल्यू 2 है, अगर लिथियम प्लस 2 है तो जेड की वैल्यू 3 है, इसी तरह से बेरिलियम प्लस 3 है। ये सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जेड की वैल्यू 4 है, सो ऑन। यानी जेड की वैल्यू बदलती रहेगी और जेड की वैल्यू यहां पुट करते रहेंगे, तो आपको अलग अलग सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में भी ऑर्बिट्स की एनर्जी मिलती रहेगी। तो आप सारे ऑर्बिट्स की एनर्जी आप याद कर लीजिए। ठीक, अच्छा, अब मान लीजिए याद कर लिया तो क्या फायदा होगा, हम फायदे के बारे में बात करते हैं। ठीक, अब जरा से इस एनर्जी लेवल डायग्राम से रिलेटेड हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में वो कुछ डेफिनेशंस हैं, जिन डेफिनेशंस को याद करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल बनाए जा सकते हैं। डेफिनेशन से रिलेटेड क्या क्या डेफिनेशन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आने वाली हैं वो हम समझते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आती वो आती है ग्राउंड स्टेट। बहुत आसान सी डेफिनेशन है, हम सब लोग जानते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन जो निकल के आती है वो आती है एनर्जी लेवल डायग्राम में ग्राउंड स्टेट। पहले मैं इसको ऐसे ही मैं लिख, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मैं इसलिए लिख के लाया हूं, बहुत आसान सी डेफिनेशन है, और याद ये रखना है कि इस सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए सबसे पहले ये ग्राउंड स्टेट की बात आती है। नाम से एकदम क्लियर, ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होगी उस इलेक्ट्रॉन की या उस सिस्टम की जिसमें इलेक्ट्रॉन मिनिमम एनर्जी पे होगा,
और मिनिमम एनर्जी माइनस में, सारी एनर्जी तुमने देखा माइनस में है, तो ऑब्वियसली जो माइनस में सबसे बड़ी होगी वो सबसे कम एनर्जी होगी। तो इलेक्ट्रॉन कोशिश करेगा कि वो n इज इक्वल टू 1 में रहे, जितना वो न्यूक्लियस के पास रहेगा उसकी एनर्जी उतनी कम हो, क्योंकि एनर्जी माइनस में दे रखी है। जब माइनस से ऊपर उठ रहा है तो -3.4 आ रहा है, और ऊपर उठ रहा है -1.5 आ रहा है। तो ऐसे में जैसे जैसे आप उठते जा रहे हैं आपकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन की ख्वाहिश है कि वो सबसे कम एनर्जी गेन करे, और सबसे कम एनर्जी उसकी कहां होगी, जब वो ग्राउंड स्टेट में होगा। और ग्राउंड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 1, यानी पहली डेफिनेशन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो आपके सामने आने वाली है वो है n इज इक्वल टू 1, दैट इज ग्राउंड स्टेट। यानी ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n इज इक्वल टू 1। तो ये भी क्लियर हो गया सर, अगर ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 है तो मैं किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी तो जानता ही हूं, क्योंकि ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है फर्स्ट ऑर्बिट की। एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू -13.6 Z² EV। ग्राउंड स्टेट का मतलब है n इज इक्वल टू 1, यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए जो एनर्जी है वो तो सर फिक्स हो गई, -13.6 Z²। अब आप बताइए अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन की बात करेंगे तो Z की वैल्यू 1 रख देंगे, अगर हीलियम प्लस की बात करेंगे तो Z की वैल्यू 2 रख देंगे। तो मैंने यहां पर ऐसे ही तुम्हें समझाने के लिए सिर्फ लिख दिया कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6, Z की जगह 1 डाल दीजिए तो -13.6 EV आ जाएगा। अगर आप ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालना चाहते हैं हीलियम प्लस के लिए, तो हीलियम प्लस के लिए ये एनर्जी -54.4 हो जाएगी, तब आप Z की वैल्यू 2 डाल दीजिएगा। जब आप Z की वैल्यू 2 डालेंगे तो हीलियम प्लस के लिए देखना जरा, हीलियम प्लस के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी आ जाएगी, -30.6 इंटू 2 का स्क्वायर। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -54.4 EV आएगा। अब तुम कहोगे सर इसको याद करने का फायदा क्या है। देखो फायदा यह है कि जब हम बात ऑब्जेक्टिव पेपर की करते हैं तो सवाल को किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है। क्या तुम ये मानते हो कि अगर मैं किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी तुम्हें दे दूं तो तुम्हें यह पता चल जाता है कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन सा है, बिकॉज एनी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज -13.6 Z², ये फिक्स हो गया एकदम। तो अगर मैं ये वैल्यू तुम्हें प्रोवाइड कर दूं कि ये वैल्यू है कितनी, तो तुम्हें Z पता चल जाएगा ना यार। और अगर Z पता चल गया तो आप ये बता सकते हैं कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन सा है। और जब ये पता चल जाए कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन सा है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि उसके सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, उसके सेकंड ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, क्योंकि Z हमें अननोन था, Z उसने ग्राउंड स्टेट एनर्जी से दे दिया तो मेरा काम चल जाए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो मुझसे कहे कि मेरे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जिसके ग्राउंड स्टेट की एनर्जी -54.4। क्या पता चला कि सर आपने -13.6 Z² को -54.4 दे रखा है। जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो Z की वैल्यू 2 आ जाएगी। जैसे ही Z की वैल्यू 2 मिलेगी आपको खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि Z के 2 मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि आप हीलियम प्लस की बात कर रहे हैं। और जैसे हीलियम प्लस की बात चालू हुई, अब आप बताइए आप क्या जानना चाहते हैं। सर सेकंड ऑर्बिट की रेडियस, फॉर्मूला पता है क्योंकि Z तो पता चल गया और सेकंड ऑर्बिट है तो N भी पता चल गया, फॉर्मूले मैंने याद कर रखे, फटाफट वैल्यू पुट करते रहेंगे। यानी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी देने का पर्पस है Z, और एक बार Z मिल जाता है तो फिर वो पुरानी सारी सवालों पे जा सकता है जो बोर्ड ने पहले पूछे। बताओ ये वाली बात समझ में आई। नितिन केमिस्ट्री ऑल करेक्ट, वेरी गुड। 300 आया है सौरभ, वेरी गुड। फैजान कह रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। फैजान इसमें कोई खास बात नहीं है, बहुत सीधी सी कहानी कर रहे हैं, कुछ चीज याद करने के लिए कही जा रही है बेटा। इसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जो ग्राउंड स्टेट होता है उसका मतलब क्या है। ग्राउंड स्टेट का मतलब है यहां पर बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है, एंड दैट इज n इज इक्वल टू 1, यानी न्यूक्लियस से लगा पहला शेल इस ग्राउंड लेवल, उस ग्राउंड लेवल की अपनी एक एनर्जी है। कितनी, जब n की वैल्यू 1 रख देते हैं, हमने फॉर्मूला याद कर रखा है एनर्जी का, उससे n की वैल्यू 1 रखोगे तो -13.6 Z² अपॉन 1², दैट इज -13.6 Z² आ जाए। ये मेरी ग्राउंड लेवल एनर्जी। अब मैं ये बता रहा हूं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन ये है कि अगर ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दे दी तो इसका मतलब आपको -13.6 Z² की वैल्यू दे दी, और -13.6 Z² की वैल्यू से Z आ जाएगा। Z आने के बाद वो बोर की तरफ चला जाएगा, रेडियस निकालो, ये निकालो, वो निकालो, दुनिया भर की बकवास कर सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो वो मुझसे कहे कि भाई ऐसा है, मुझे जो है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दे रखी, द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम
इज कुछ दे देते हैं, जैसे क्या लें, 122 पॉइंट कितनी आएगी, 4, 122.4 ईवी। पूछ क्या रहा है, फाइंड आउट द रेशो ऑफ टाइम पीरियड of an electron moving in second orbit and fourth orbit of that system। ये सवाल आ गया। अब देखिए, आप इसको समझिए मैंने किस तरह से लिंक किया है। मैंने जो लास्ट क्लास में सवाल किए थे ना, वो लास्ट क्लास के सवाल को ही मैंने इस बार चेंज कर दिया है, डायरेक्टली तुम्हें यह ना बता के कि मैं आपको लिथियम +2 दे रहा हूं। समझो, मैंने आपको सिर्फ इतना बता दिया कि देखिए ऐसा आपको अपने आप समझना पड़ेगा। मैं इतना बता सकता हूं कि जो ग्राउंड लेवल एनर्जी है मेरी उस सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, वो 122.4। बस आपको जो करना कर लीजिए आप। इसका मतलब ये हुआ, तुम्हें खुद समझना है कि अगर जिस सिस्टम की ग्राउंड लेवल एनर्जी 122.4 है, इसका मतलब उसका Z की वैल्यू 3 होगी। और अगर Z की वैल्यू 3 है, फिर तो आपको ये पता चल गया कि Z की वैल्यू कितनी है। और आपको ये निकालना है कि सेकंड और फोर्थ ऑर्बिट में अगर वो साहब नाचे तो उसकी टाइम पीरियड का रेशो क्या होगा। हालांकि इस सवाल में टाइम पीरियड का अगर आपको रेशो निकालना है तो Z से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब रेशो निकालते हो तो Z कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर मान लो वो मुझसे ये पूछ ही ले कि भाई ये है फर्स्ट पार्ट, आप ये बताइए कि Z की वैल्यू कितनी, ये सवाल आ गया कि आप किस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो फिर हमें ये पता करना पड़ेगा। और फिर नहीं तो अगर आपको रेशो निकालना है, जैसे Z की वैल्यू निकालनी है, तो क्या बोलेंगे, 122.4 आपने दे रखी है माइनस में, माइनस में लिखो इसको, और ये होगी -113.6 Z²। इससे Z की वैल्यू आ जाएगी, Z = 3 आ गया। यानी Z3 आते ही आपको यह पता चल गया कि आप लिथियम +2 की बात कर रहे हैं। और जैसे ही ये पता चला आप लिथियम +2 की बात कर रहे हैं, तो आपका ये सवाल तो खत्म हो गया कि भाई वो Z क्या है या सिस्टम कौन सा है। अब जब आपको रेशो निकालना हो टाइम पीरियड का, तो उसमें Z की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³/Z²। और तुम ये जानते हो कि जब एक ही सिस्टम के अंदर दो अलग अलग ऑर्बिट्स के टाइम पीरियड का रेशो निकालना होता है तो Z तो कैंसिल हो जाता है। तो इस सवाल में Z निकाला इसलिए नहीं है मैंने कि मुझे टाइम पीरियड के रेशो की निकालते वक्त उसकी जरूरत पड़ रही। वो तो रेशो निकालोगे तो वो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को, जब आप रेशो निकालेंगे तो वो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। लेकिन फिर भी बताना मैं ये चाह रहा हूं कि आपको ग्राउंड लेवल की एनर्जी देने का मतलब है इनडायरेक्टली Z देना। इसको समझने की कोशिश करो। मैं अभी जितने भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की डेफिनेशन लिखवाऊंगा उन सबका पर्पस इनडायरेक्टली Z देने का होता है। तो अगर मुझे ये पता हो कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का मतलब क्या है, तभी तो मैं उसको कंपेयर कर पाऊंगा -13.6 Z² से, तभी तो मुझे Z की वैल्यू मिलेगी। तो आप इस बात को याद कर लीजिए कि किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ग्राउंड लेवल की एनर्जी -13.6 Z² से रिलेट की जाती है, और वो -13.6 Z² से रिलेट करने के बाद आपको Z मिल जाता है। और एक बार Z मिल जाता है तो सवाल को वो किसी भी डायरेक्शन में चेंज कर सकता है। जैसे एक और, इसी में एक और सवाल लिखते हैं। मान लो कहता है कि भाई ऐसा है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वो हमें सवाल में दे रखी है, कुछ ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, -54.4 ईवी। अब तुम समझ गए होगे कि किसकी बात चल रही। अब वो पूछ क्या रहा है, फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ दिस सिस्टम।
ये सवाल आ गया। अब देखो पता तो चले हमें पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी निकालनी आती है, लेकिन ये तो पता चले कि आप किस ऑर्बिट में नाच रहे हैं, आप किस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है देखिए ऐसा सिस्टम तो मैं नहीं बताऊंगा, आपको अपने आप ही समझना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं समझ गया, अगर आपने ग्राउंड लेवल एनर्जी दे रखी है तो इसका मतलब आप हीलियम प्लस की बात कर रहे हैं। क्लियर है ये वाली बात? जेड की वैल्यू 2 है। अब जब जेड पता चल जाएगा तो जो निकालना निकालते रहो, करते रहेंगे। यानी ये कंफर्म है कि आपने ग्राउंड लेवल एनर्जी -54.4 दी है, और मेरे हिसाब से ग्राउंड लेवल एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर होनी चाहिए। इससे जेड की वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 आते ही आप ये समझ जाएंगे कि आप हीलियम प्लस की बात कर रहे हैं। अच्छा अब बताइए क्या करना है। कह रहा भाई मुझे जो है पोटेंशियल एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन की जो चौथे ऑर्बिट में नाच रहा है। तो मैंने कहा बहुत आसान है, मैंने अभी एनर्जी लेवल डायग्राम याद कर रखा है, मैंने चौथे ऑर्बिट की टोटल एनर्जी याद कर रखी है। याद करिए जरा जरा, क्या बताया था मैंने अभी, जो तुमने डायग्राम बनाया उसको जरा देखो एक बार। फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है? फोर्थ ऑर्बिट टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितनी है भाई? -0.85 जेड स्क्वायर ईवी। ये सर टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी की बात हो रही है। क्या जेड पता है? हाँ सर जेड तो आपने निकलवा लिया, जेड की वैल्यू यहां रख देंगे तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। और पोटेंशियल का क्या रिलेशन बताया है मैंने? पोटेंशियल इज 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। तो दैट मींस आंसर शुड बी व्हाट? माइनस में आएगा ना, -2 इंटू 0.85 इंटू जेड का स्क्वायर ईवी। दिस विल बी द टोटल पोटेंशियल एनर्जी। -2, इसको -2 इंटू 0.85 इंटू 2 स्क्वायर। 2 कहां से आया सर? 2 तो जेड आपने पहले निकलवा लिया। और टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जब निकाली जाती है तो टोटल एनर्जी का डबल होती है। सर टोटल एनर्जी कहां से पता चलेगी चौथे ऑर्बिट की? वो मैंने याद कर रखी है। तो आप सीधे सीधे पुट। अब इसमें जो बच्चे नहीं याद करते उनके साथ दिक्कत क्या है, वो चौथे ऑर्बिट की पहले टोटल एनर्जी निकालते हैं फॉर्मूला लगा के, एन की वैल्यू 2 रख के, ठीक, जेड की वैल्यू 2 रखेंगे और एन की वैल्यू 4 रखेंगे। यार उसमें तो बड़ा टाइम लगेगा ना। आप अननेसेसरी आप 13.6 को 16 से डिवाइड करने जा रहे हैं, कितना टाइम बर्बाद होगा। आपने पहले ही याद कर रखा है वो 0.85 जेड स्क्वायर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ आपने पहले ही चौथे ऑर्बिट की टोटल एनर्जी -0.85 जेड स्क्वायर याद कर रखा है, उसका डबल आंसर हो जाएगा। अब जेड कितना है वो आपने पहली इंफॉर्मेशन से निकाल लिया, सीधे यहां पुट कर दीजिए, आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। बताओ सब लोगों को समझ में आया ये वाली बात? कैलकुलेशन सही से करना भाई सब लोग, हाँ सारे लोग कैलकुलेशन सही करना वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको, यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये तो पहली डेफिनेशन है, मैं ये बताना चाह रहा हूं इस z को यूज करके या इस डेफिनेशन को यूज करके आप z निकाल लेते हैं, और एक बार z आ जाता है तो आप किसी भी तरह के पुराने सवालों पर स्विच कर सकते हैं। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूं सेकेंड डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की क्या है? सेकेंड डेफिनेशन इज एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड डेफिनेशन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? अरे भाई बड़ा सीधा है, जब ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट नहीं है तो उसके अलावा जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी एक्साइटेड स्टेट है। यानी आदमी या इलेक्ट्रॉन रहना कहां चाह रहा है? ग्राउंड स्टेट पे। इसका मतलब ये हुआ वो एक्साइटेड स्टेट नहीं। ठीक, मिनिमम एनर्जी लेवल इज ग्राउंड स्टेट। अगर आप उसके ऊपर उठे तो आप एक्साइटेड लेवल में चले गए, बस इतनी बात। यानी एनी स्टेट अदर देन n इज इक्वल टू 1 इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है ये? यानी कोई भी स्टेट जो 1 के अलावा है, यानी एनी स्टेट अदर देन 1 इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट। यानी ग्राउंड स्टेट के अलावा आप अगर चौथे में है, दूसरे में है, पांचवें में है, छठे में है, तीसरे में है, आप जहां पर भी होंगे आप एक्साइटेड स्टेट में हो। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई पूछे कि पहली एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी तो वो n इज इक्वल टू 1 नहीं होगी। ये ध्यान रखना, जल्दबाजी में बहुत गड़बड़ होती है। भावेश क्या कह रहे हो? तुम्हारी बात क्यों नहीं सुन रहा हूं मैं, क्या कहना चाह रहे हो? प्रीति 68 नहीं बेटा, पॉइंट सही से लगाना। हाँ सब लोग आंसर अपने हिसाब से देख लें, आंसर सब लोगों का सही आना चाहिए, कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो ऐसी कोई भी स्टेट जो ग्राउंड लेवल के अलावा है वो एक्साइटेड। तो इसका मतलब हुआ अगर कोई पूछे कि भाई मैं पहली एक्साइटेड लेवल पर हूं, फर्स्ट लेवल, तो फर्स्ट लेवल फर्स्ट n इज इक्वल टू 1 नहीं है, फर्स्ट एक्साइटेड लेवल इज n इज इक्वल टू 2, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 तो ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल एक्साइटेड नहीं होता। तो जल्दबाजी में गलती मत करना, मैंने देखा है मुझसे भी बहुत बार गलती हुई है, तुम लोगों से भी ये गलती हो सकती है। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक्साइटेड लेवल की बात कर रहे हैं, पहले एक्साइटेड लेवल की बात कर रहे हैं, तो आप फिर n इज इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड लेवल होता है, उसको एक्साइटेड लेवल नहीं कहा जाता। क्लियर है ये?
बिल्कुल। तो n इज इक्वल टू 2 इज माई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो यहां पर देखो यही मेंशन किया गया है, n इज इक्वल टू 2 जो है ये पहली एक्साइटेड लेवल, n इज इक्वल टू 3 मेरा दूसरा एक्साइटेड लेवल, n इज इक्वल टू 4 मेरा तीसरा एक्साइटेड लेवल, n इज इक्वल टू n+1 मेरा nth एक्साइटेड लेवल, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 इज ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल का मतलब एक्साइटेड लेवल नहीं है वो। तो n इज इक्वल टू 1 को छोड़ देते हैं और उसके बाद सारे एक्साइटेड लेवल हो गए। तो पहला एक्साइटेड लेवल सेकंड नंबर होगा और दूसरा एक्साइटेड लेवल थर्ड नंबर होगा, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। आ गया काम। अब सोचो इसका सर क्या इस्तेमाल है, इसका भी इस्तेमाल वही है, z निकालने के लिए। कैसे? अगर मैं आपको यह कहूं कि मेरे इलेक्ट्रॉन के थर्ड एक्साइटेड लेवल की काइनेटिक एनर्जी इतनी, बताइए वो कौन आदमी है? अरे भाई फिर वही हो गया ना। अगर थर्ड एक्साइटेड लेवल की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, इसका मतलब चौथे ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, और चौथे ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी में माइनस हटा के ही निकाली जाती है, और आपको टोटल एनर्जी चौथे लेवल की -0.85z² पता है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस 0.85z² होगी। और क्योंकि वो वैल्यू गिवन है इसलिए आप आसानी से z कैलकुलेट कर सकते। क्लियर है सब लोगों को? 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है मैंने क्योंकि मुझे पता है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक टोटल एनर्जी की डबल होती, इसलिए मैंने वहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया। मोहित दुबे, फुल मार्क्स इन केमिस्ट्री, वेरी गुड। इवनिंग में आज कोई क्लास नहीं होगी, मेरी क्लास है बस। ठीक, शाबाश। यानी ये बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आप देखो इसको भी आप इस चीज को भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसका भी एक सवाल बना लेते हैं, अब कोई कमी नहीं छोड़ेंगे तो इसको भी पूरी अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं इस ग्राउंड लेवल के बारे में। मान लो वो ये कहे कि भाई अगर वो कहता है कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ब्रैकेट में लेते हैं थर्ड ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, कुछ दे रखी है काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए दे रखी है 6.04 eV। फाइंड आउट इट्स ग्राउंड लेवल एनर्जी। ये सवाल आ गया छोटा सा एकदम। यानी थर्ड ऑर्बिट की हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी इलेक्ट्रॉन की और पूछ रहा है कि मुझे ग्राउंड लेवल एनर्जी चाहिए। तो थर्ड ऑर्बिट की अगर उसने काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, बल्कि थर्ड ऑर्बिट की जगह अगर और कंफ्यूजिंग करते हैं, एक सेकंड हम तो उस बारे में बात कर रहे हैं ना, तो एक सेकंड थर्ड ऑर्बिट की जगह जो है हम ये लिख देते हैं ताकि हम समझ पाए, याद रखें इसको। थर्ड ऑर्बिट की जगह ले लेते हैं सेकंड एक्साइटेड लेवल। आप सही, अदलबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए। कई बच्चे सेकंड एक्साइटेड लेवल को सेकंड समझ लेते हैं ना। सेकंड एक्साइटेड लेवल इज n इज इक्वल टू 3। सब लोगों को समझ में आ रहा है? यानी सेकंड एक्साइटेड लेवल जो होगा वो n इज इक्वल टू 3 निकल के आएगा। तो इस सवाल को कैसे करेंगे? सेकंड एक्साइटेड लेवल इज n इज इक्वल टू 3। अब n इज इक्वल टू 3 की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो इसका मतलब उसकी टोटल एनर्जी भी पता चल गई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो माइनस टाइम्स टोटल एनर्जी होती। तो दैट मींस जो टोटल एनर्जी होगी सवाल के अकॉर्डिंगली वो -6.4 ईवी हो, 6.04 ईवी होगी। अब टोटल एनर्जी थर्ड लेवल की मैंने याद कर रखी है, कितनी? -1.51z²। याद करना है यार, वरना फायदा कुछ नहीं होगा इसका। मेरे हिसाब से जो टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट
वो -1.51 Z² होती। वो कह रहे नहीं नहीं, हमारे हिसाब से वो 6.04। मैंने कहा ठीक है, आपके हिसाब से अगर वो 6.04 है तो इक्वेट कर देते हैं, इससे Z की वैल्यू 2 आ जाएगी। और जैसे ही Z की वैल्यू 2 आई, आपको जो निकालना निकालेगा। क्या निकालना है? हमें निकालनी है ग्राउंड लेवल एनर्जी। और ग्राउंड लेवल एनर्जी क्या होती है? याद कर रखा है, ग्राउंड लेवल एनर्जी जो है इज इक्वल टू -13.6 Z²। और Z की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं 2, तो ये दिस इज -13.6 इंटू 4 EV एंड दैट इज -54.4 EV। ये आंसर है। देखो, तुम खुद समझने की कोशिश करो, बहुत सारे सवाल तुम खुद भी बना सकते हो। ये तो ऐसे मुझे याद आता, ऐसे मैं सोच रहा हूं, खड़ाखड़ बनते चले जा रहे हैं। इस तरह के सवाल तुम भी बहुत सारे बना सकते हो। तो जैसे जैसे डेफिनेशंस आएंगी, उन डेफिनेशंस को समझना है, याद रखना है कि भाई किसका क्या मतलब। ग्राउंड लेवल N = 1, एनर्जी लेवल डायग्राम मेरे दिमाग में भरा हुआ है, N = 1 पता हो गया। एक्साइटेड लेवल 1 के अलावा जो भी कुछ है वो एक्साइटेड लेवल है। तो जो पहला एक्साइटेड लेवल है वो 2 है, जो दूसरा एक्साइटेड लेवल है वो 3 है, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एक और सवाल लिख लेते हैं, मतलब इसको बिल्कुल पक्का करते हैं, बिकॉज बोर मॉडल पे बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं, तो इसलिए बहुत चांस है कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फाइंड आउट द डिफरेंस in the energy of an electron moving in second and moving in second level and third excited level in a single electron system which has -122.4 EV ग्राउंड लेवल एनर्जी। ये सवाल आ गया। कितना बढ़िया, अपना सोचिए, मेंस लेवल का एक बड़ा छोटा सा ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे, क्योंकि उनके लिए तो यहां कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, और जो समझदार बच्चा है वो जानता है इस बात। देखो, Z की वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगी बेटा, ये अच्छा सवाल है। Z की वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगी ये जरूरी नहीं, लेकिन जहां वो इंटीजर नहीं आ रही है ना, तो वहां पर वो Z पूछेगा भी नहीं। वो Z², मतलब समझो बात को, इक्वेट करके मुझे Z² मिल गया। अगर मुझे Z² को यूज करना है तो उस Z² को उठा के पुट कर देना, चाहे वो इंटीजर आए या ना आए। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन अगर वो पूछता है कि नहीं, ये हमारी इंफॉर्मेशन से ये भी बताओ कि वो सिस्टम कौन सा है, तो पक्का Z इंटीजर आना चाहिए ना, तभी तो आप बता पाएंगे कि Z अगर 3 है तो वो लिथियम +2 है। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको सिर्फ Z² यूज करना है तो आप Z² की वैल्यू निकालिए, चाहे वो जैसी भी आ रही हो, चाहे उसको अंडर रूट करने से इंटीजर आए ना आए, आप Z² उठाइए और कहीं जाके पुट कर दीजिए, बस बात खत्म हो गई। लेकिन अगर वो पूछता है नहीं नहीं Z² निकालो, फिर ये भी बताओ सिस्टम कौन सा है, तो फिर वो Z² की ऐसी वैल्यू निकाल के देगा जिससे Z इंटीजर आए। समझना, मेरे दिमाग में भी कंफ्यूजन रहता है। मैंने कुछ किताबों के सवाल देखे हैं जिसमें वो ग्राउंड लेवल एनर्जी दे देता है, और जब मैं Z² की वैल्यू निकाल के लाता हूं तो Z² की वैल्यू जो है वो 7 आ रही। अब अगर Z² 7 आ रहा है तो ये कौन सा एटम होगा? हमें क्या पता कौन सा एटम हो, हमने तो नहीं सुना ये, क्योंकि उसका अंडर रूट तो इंटीजर आ ही नहीं रहा है। लेकिन फिर हम सवाल देखते हैं तो कहता है कि भाई ये ग्राउंड लेवल एनर्जी है, अब आप बताइए इसकी एक्साइटेशन एनर्जी सेकंड वाली कौन सी होगी, वगैरह वगैरह। यानी वहां पर भी Z² का यूज करना है। तो जो भी Z² 7 आ रहा है वो 7 उठा के वहां पुट कर दीजिए। आपको ये नहीं पूछेगा कि वो सिस्टम कौन सा है, क्योंकि अगर उसने गलती से ये पूछ लिया कि वो सिस्टम कौन सा है, तो Z² की ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जिसका अंडर रूट इंटीजर आए। फिर क्लियर है ना? इस बात को समझ में आ रहा है? ठीक, तो अब इसी में इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि फाइंड आउट द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सेकंड लेवल एंड थर्ड एक्साइटेड लेवल। किस सिस्टम की बात कर रहा है? ऐसे सिस्टम की बात कर रहा है जिस सिस्टम की ग्राउंड लेवल की एनर्जी -122.4 EV है। खत्म हो गई बात। इफ ग्राउंड लेवल एनर्जी जो हमारे हिसाब से होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए?
हमारे हिसाब से ग्राउंड लेवल जो एनर्जी है वो -13.6 जेड स्क्वायर होनी चाहिए। उनके हिसाब से ये -122.4 है, तो मैं समझ गया जेड स्क्वायर की वैल्यू 9 आएगी और जेड की वैल्यू 3 आएगी। सिस्टम मेरा लिथियम +2 होगा। अब क्या निकालना है? उसने कहा निकालना है मुझे सेकंड लेवल और थर्ड लेवल के एनर्जीज का डिफरेंस। मुझे दोनों एनर्जीज का डिफरेंस चाहिए। अच्छा, अब सेकंड लेवल की एनर्जी क्या है और थर्ड एक्साइटेड लेवल की एनर्जी क्या है? जल्दबाजी में गलती मत करना। सेकंड लेवल है और थर्ड एक्साइटेड लेवल है, यानी 2 और 4 की बात चल रही है। क्लियर है सब लोगों को ये वाली बात? यानी मैं यहां पर सेकंड लेवल की बात कर रहा हूं, दैट इज माई n इज इक्वल टू 2। यानी मुझे कहां कहां की एनर्जी का डिफरेंस निकालना है? एक n इज इक्वल टू 2 का, और थर्ड एक्साइटेड लेवल, थर्ड एक्साइटेड, व्हाट इज माई फर्स्ट एक्साइटेड लेवल? 2, सेकंड एक्साइटेड लेवल 3, थर्ड एक्साइटेड लेवल 4। इसका मतलब ये हुआ मुझे n इज इक्वल टू 2 और 4 की एनर्जी का डिफरेंस है। क्या तुम्हें 4 की एनर्जी याद है? हां सर याद है, 0.85 जेड स्क्वायर। क्या मुझे सेकंड लेवल की एनर्जी याद है? हां सर याद है, -3.4 जेड स्क्वायर। क्या जेड स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है? हां सर आ चुकी है। यहां पुट कर देंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। इसी सवाल में मैं तुम्हें बताऊं, अगर जेड स्क्वायर की वैल्यू यहां 7 भी आती तो 7 रख देते, क्योंकि जेड नहीं चाहिए तुम्हें। तुमसे ये नहीं पूछा गया कि वो हीलियम है कि लिथियम है। आप जेड स्क्वायर उठा के यहां पुट कर दीजिएगा, जो भी आंसर आया लिख दीजिएगा। जब बनाने वाले ने अकल नहीं लगाई तो तुम क्यों अकल लगा रहे हो यार? बनाने वालों को इतनी तो अकल लगानी चाहिए थी कि जेड की ऐसी वैल्यू निकल के आए जो इंटीजर हो। अगर उसने सवाल बनाते वक्त ये ध्यान ही नहीं दिया तो ऐसी की तैसी तुम भी ध्यान मत देना। लेकिन फिर वो ये ना पूछे मुझसे कि सिस्टम कौन सा है, क्योंकि वो नहीं बता पाऊंगा मैं सिस्टम कौन सा है। मैंने नहीं सुना इस सिस्टम के बारे में जिसका जेड जो है वो √7 होता है। क्लियर है ये सब लोगों को? शाबाश, सब लोग इस बात को ध्यान दें। भाई आंसर जो है ना तुम लोग के सब अलग अलग आते हैं, मुझे बड़ी हैरानी होती है। इससे पता चलता है कि पता नहीं क्या कैलकुलेट कर रहा हो। मैं निकालता नहीं हूं क्योंकि मेरे कैलकुलेशन तो वैसे ही बर्बाद है। तुम जो निकालते हो 36 तरह के आंसर आते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आते। चौथे लेवल की एनर्जी जो आ रही है वो आ रही है यहां से, तीसरे की यहां से, दूसरे की यहां से, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, ये मेरा आंसर आएगा। सो आंसर विल बी एनर्जी डिफरेंस जो आएगा, आंसर कितना आएगा? चौथे लेवल की एनर्जी हो गई -0.85 इंटू 9, इसको माइनस कर देंगे इसको माइनस कर देंगे -3.4 इंटू 9 से। ये आंसर आ जाना चाहिए, ये आंसर होगा। अब इसको कैलकुलेट सही से कर दो तो आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चे 17 बता रहे हैं, कुछ 22 बता रहे हैं, कुछ 4 बता रहे हैं, सब मस्त हो एकदम। कोई 2.2 बता, 1.1 बता रहे हैं। भाई गॉड, अरे यार इसको माइनस भी नहीं कर पाते हो सही से। इसको माइनस कर दो, ऐसे समझ में आ रहा है। ये 9 इंटू दिस कुछ कुछ कितना आएगा? 7 वात के आसपास आएगा। और ये वाला जो आएगा वो कितना आएगा? 27। तो कुछ 22 नहीं आएगा आंसर यार, कुछ और कम आएगा। इसको सब लोग जरा समझो यार, एक बार आंसर निकाल के बताओ कितना आएगा। कहीं मैंने गलत तो नहीं किया है? चौथे ऑर्बिट की एनर्जी सही लिखी है ना मैंने, इंटू 9 करके? हाँ सही है। और सेकंड की -3.4 इंटू 9 करके। अरे यार तो सही से सॉल्व करो ना। 17 के आसपास, हाँ 17 के आसपास लग रहा है यार, 7 पॉइंट समथिंग। ये 22 कहां से आ रहा है? पता नहीं क्या कैलकुलेट कर रहा हो भाई। इसको कैलकुलेट करते हैं यार, बताइए। ये हालत है यार, 9 5 45, 4 72 4 76, यानी ये हो गई आपकी 7.65 माइनस में। फिर ये हो जाएगा प्लस में। प्लस में कितना आएगा? 9 4 36 6 3, 9 सीधा 27 3 30.6। इसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ तो यार ये 22 ही तो आ रहा है यार, बात तो सही कह रहे हो तुम लोग। 22 के आसपास ही आ रहा है ये, जो भी कुछ कैलकुलेट करके आएगा। 22.95 जैसे बता रहे हो तुम, सही बता रहे हो। सही है, सही है, सही है, सही है। 22.95, हाँ सही है सुमित, सही कह रहे हो। सब लोग एक बार चेक कर लेना यार, ये तो को कैलकुलेशन में गड़बड़ मत क्या करो यार। अब ये सब समझाने की चीजें नहीं है, इतना ना टाइम है ना इतना समझाया जा सकता है। खुद किया करो और एक बार में सारे आंसर सब सही बताया करो। और जिसका गलत आ रहा है ना उसको ये सोच लेना चाहिए, एक गाली दिया करो अपने आप और ये कहा करो अगली बार गलत नहीं होना चाहिए बस। तो अब अगली बार गलत नहीं करना है, ये दे करके ये अच्छी सही आंसर आने की हैबिट भी बन जाएगी। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, ये हमारी दूसरी डेफिनेशन थी। अब आते हैं तीसरी डेफिनेशन पे। अब आते हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट बातों पे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पर। वो क्या है? अब आती है हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन, वो ये
नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट। तुम्हारे आईआईटी के पेपर में इस पे सवाल भी कई बार बना चुका है। ठीक, अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या है जो लिखा है, पहले एक बार सब लोग देख लें, एक बार क्या लिखा है। आयनाइजेशन एनर्जी का तुम्हें मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये लग रहा है सर कि एक तो पहले ही आप सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है वही बचा है, अगर मैं उसको भी बाहर फेंक दूं तो इसका मतलब मैंने आयनाइजेशन एनर्जी की बात की। यानी एक इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड लेवल पर रहना चाहता है, अगर उसको ग्राउंड लेवल से उठा के बाहर फेंक दिया जाए तो वो एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको समझने की कोशिश करना, एंड दैट इज मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी जो आप उसको देकर उस ग्राउंड लेवल से उसको बाहर लेके गए हैं, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि इससे ज्यादा दोगे तब तो वो बाहर चला ही जाएगा। मेरी बात समझो, अगर मैं तुमसे कहूं कि 20 देके मैं तुम्हें बाहर खड़ा कर देता हूं, तो ठीक है, तो 40 देके सर 40 देके भी बाहर जाऊंगा, 50 देके सर 50 देके भी बाहर चला जाऊंगा, उसमें क्या है? तो सर फिर आयनाइजेशन एनर्जी बोलते किसको है? वो मिनिमम एनर्जी जो आपको बाहर खड़ा कर देती है, कहां से? ग्राउंड लेवल से, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। बाहर कहां खड़ा करती है? सर इंफिनिटी में। इंफिनिटी में आपकी एनर्जी कितनी होती है? सर 0 होती है। आप अभी कहां पे? ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल पर जो आपकी एनर्जी है -13.6 Z², इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे? सर प्लस में 13.6 Z² दे देंगे, यानी +13.6 Z² विल बी आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि -13.6 Z² प्लस में 13.6 Z² के मिलके 0 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 कहां होती है? सर इंफिनिटी में। यानी वो इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? इंफिनिटी में। यानी किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड लेवल से इंफिनिटी भेजने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है, और वो -13.6 Z² का माइनस होती है, दैट मींस +13.6 Z² होती है। सब लोग समझने की कोशिश करो, इसको इसको जरा सब लोग समझे। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू इंफिनिटी, ग्राउंड लेवल से इंफिनिटी भेजना इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। बड़ा सिंपल सा, हाइड्रोजन क्या होती है ग्राउंड लेवल की एनर्जी? -13.6 EV होती है। तो अगर उस इलेक्ट्रॉन को 0 में करना है तो क्या करें? सर प्लस में 13.6 दे दीजिए, माइनस प्लस मिलकर 0 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ हाइड्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो +13.6, हीलियम प्लस की 54.4, लिथियम +2 की 122.4, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। फायदा क्या है? अगर मैं तुम्हें किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की आयनाइजेशन एनर्जी दे दूं तो तुम्हें इनडायरेक्टली जेड पता चल गया ना यार, समझो। यानी यहां से जो रिलेशन निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा 13.6 Z² ईवी होती है प्लस में, ये याद रखना है। क्योंकि ग्राउंड लेवल एनर्जी को प्लस में दे दी जाए तो वो 0 बन जाती है, और इलेक्ट्रॉन 0 तब चिल्लाता है जब वो इंफिनिटी पे खड़ा हो, जिस जिस टाइम पर उसको न्यूक्लियस से किसी भी तरह का कोई इंटरेक्शन फील ना हो रहा हो। सब लोग इसको समझने की कोशिश करो, बिल्कुल सीधा एकदम। नहीं, एनर्जी डिफरेंस अनु पॉजिटिव आएगा ये जरूरी नहीं है। अगर ऊपर से नीचे को माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ऊपर ज्यादा होती है नीचे कम। नीचे से ऊपर को माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा। वो तो सवाल कहेगा कि भाई किसको किससे माइनस करना है। अनु समझ में आई ये बात? अतुल, बैकलॉग को आप लेक्चर को देखकर और डीपीपीस को देखकर धीरे धीरे करके जल्दी जल्दी कवर करिए इसको। बात समझ रहे हैं? इसको मतलब इसमें इसको डीपीपीस को देखा जाए, लेक्चर्स को देख लिया जाए, और उन बैकलॉग को जल्दी कवर करने की कोशिश की जाए। हाँ, पॉजिटिव ऑफ ग्राउंड लेवल, यस बिल्कुल सही करो। पॉजिटिव ऑफ ग्राउंड लेवल इज आयनाइजेशन एनर्जी। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 Z² ईवी होती है। अनन्या कह रही है कि इसको एक्सप्लेन करना है दोबारा। अनन्या, बहुत सीधी सी बात कर रहा हूं मैं इसको थोड़ा सा एक बार फिर समझा के देख लेता हूं।
मैं इसको एक बार फिर से एक अलग तरह से एक बार थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझा के देख लेता हूं, अगर तुम समझ जाओ। बहुत सीधी सी बात कर रहा हूं, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, अगर थोड़ी सा अकल लगाओ। ये आप ग्राउंड लेवल पर हैं, n इज इक्वल टू 1, और आपकी एनर्जी है -13.6 जेड स्क्वायर। हमें जेड का पता नहीं है इसलिए लिख रहा हूं जनरल, -13.6 जेड स्क्वायर। ठीक, आपका इलेक्ट्रॉन यहां पर, और ये आपका न्यूक्लियस। अब कहा यह जा रहा है, ये आपके बाकी सारे शेल्स हैं ऐसे, और ये आपका इनफाइनाइट, ये n इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो कहा यह जा रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन को जो ग्राउंड लेवल पर है, अगर मैं उसको यहां भेजना चाहूं तो कितनी एनर्जी देनी होगी? तुम बताओ, जब वो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? इंफिनिटी पे एनर्जी कितनी होती है? इंफिनिटी पे एनर्जी 0 होती है। और अभी कितनी एनर्जी है सर? -13.6 जेड स्क्वायर है। तो ये बताओ कि इस आदमी की एनर्जी को 0 कैसे करूं मैं? कोई चीज माइनस में है, अगर आप उसको 0 करना चाहते हैं तो वही अमाउंट प्लस में डालना जाएगा ना। -2 को 0 करना है तो +2 डाल दो, -5 को 0 करना है तो +5 डाल दो। इसका मतलब ये हुआ, अगर इस इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी भेजना है जहां पर उसकी एनर्जी 0 होती है, तो 0 करने के लिए इस -13.6 जेड स्क्वायर को प्लस में देना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना? आयनाइजेशन एनर्जी फॉर एनी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज +13.6 जेड स्क्वायर ई। खत्म हो गई बात, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। सर इसका यूज क्या है? यूज ये कि एक तो सीधा सवाल होगा, जेड की वैल्यू दे दूंगा, आयनाइजेशन एनर्जी पूछूंगा। सर ये तो बड़ा आसान है। उल्टा, आयनाइजेशन एनर्जी दे दूंगा और जेड की वैल्यू पूछूंगा, ज्यादा अच्छा सवाल है। तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगी, आप सवाल निकाल लीजिए। जैसे यहीं पर एक सवाल लिख लेते, छोटा सा करके देखो। ऐसे ये बड़ा यूज होते हैं इन सब का खेल। तुम 3600 सवाल बनाते हो, 3600 सवाल ऐसे, ये दे रखा है वो निकालो, वो दे रखा है ये निकालो, वो ग्राउंड लेवल सब, और वो एनर्जी लेवल डायग्राम दिमाग में रहना चाहिए। वो दिमाग में रहेगा तो करना आसान लगेगा सब। ठीक, यानी अगर वो मुझसे कहे इफ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम is 54.4 eV, then find out the potential energy of the electron moving in fourth orbit। ये सवाल आ गया। तो भाई अब ये बताओ, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए एन पता होना चाहिए ना, और जेड पता होना चाहिए। कैसे निकाले? सर एन तो मैंने दे दिया ना आपको, एन की दिक्कत नहीं है सर, एन तो मैं आपको सवाल में दूंगा। ये देखिए फोर्थ ऑर्बिट। जेड तो दोगे ना, तभी तो टोटल काइनेटिक पोटेंशियल निकाल पाऊंगा। सर जेड मैं नहीं दूंगा, मैंने घुमा दिया। अब जेड तुमने दे दिया ना यार, ये समझो इस बात को। अगर मैंने तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी दे दी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, तो जेड पता चल गया ना। सब लोग समझ रहे हैं क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी होती है 13.6 जेड स्क्वायर, और वो मैंने सवाल में तुम्हें 54.4 दे दी। तो इससे जेड पता तो चल गया, और जेड पता चल गया तो ये पता चल गया कि भाई तुम्हारे चौथे ऑर्बिट की टोटल एनर्जी कितनी है। टोटल एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट कैसे निकलेगी? सर मैंने तो एनर्जी लेवल डायग्राम याद कर रखा है। फोर्थ ऑर्बिट की टोटल एनर्जी -0.85 जेड स्क्वायर होती। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी? सर पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल हो जाएगी, 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, दैट इज आंसर इज -0.85 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2। दिस इज द फाइनल आंसर। खत्म हो गया सवाल। अब जो सब लोग बिल्कुल इत्मीनान से समझने की कोशिश करो, जल्दबाजी नहीं है यार, किसी और के को देखकर नहीं समझना है। मैं किसी ऐसे बच्चे को देख के नहीं पढ़ा रहा हूं जिसमें वो ये लिख रहा है कि सर मुझे आता है आप आगे बढ़िए। बिल्कुल नहीं, जब तक सब लोग नहीं कह रहे मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बोर मॉडल के अंदर जो इसका ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की जो डेफिनेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इस पर बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। कोई एक इंफॉर्मेशन दे देगा जिससे जेड पता चल जाए, और एक बार जेड पता चल जाए या जेड स्क्वायर पता चल जाए तो अपना आगे की कुछ भी चीजें निकालते रहिए। तो मुझे अगर डेफिनेशन ही नहीं आती होगी आयनाइजेशन एनर्जी कहते किसको है, तो जेड कैसे निकालोगे? मैंने आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लिया, उसकी डेफिनेशन समझ गया, और उसको इक्वेट करता गया। जो जो वैल्यू दे रखी है उसको इक्वेट कर दिया, उससे जेड आ गया। जेड आते ही आपको जो निकालना है निकालते रहिए, बाकी सब तो मैंने कर ही रखा है। अब आप ये भी देखिएगा इसको, वो एनर्जी लेवल डायग्राम का यूज क्या है आप समझिए। आप कितनी सिंपल तरीके से ये लिख पाते हैं, देखिए आप। ये इतना आसान नहीं है लिख पाना, समझिए बात को। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए तो 0.85 निकालना पड़ता है। वो 13.6 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 स्क्वायर से, तब वो 13.8 आता है। कहीं मान लो वो कैलकुलेशन गलत हो गई
तो यह आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए तुमने पहले से याद कर रखा है, झंझट ही खत्म हो गई, आसानी से ये काम कर सकते हैं। हमने ये 7 लेवल याद कर रखे हैं, इसका बहुत फायदा है। शाबाश। जेड का साइन चेंज होगा ना सर? जेड का साइन मतलब जेड तो एटॉमिक नंबर है बेटा, साइन चेंज मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो सब बस इस बात को ध्यान रखना कि भाई नेगेटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। जिसका पॉजिटिव आ रहा हो नेगेटिव कर लेना अपने आप, हालांकि सही करना चाहिए, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी, पोटेंशियल तो हमेशा नेगेटिव होगी उस इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो गई है। अब और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे आते हैं। धीरे धीरे ये डेफिनेशंस थोड़ी सी अब टफ होती जाएंगी, हम इनको ध्यान रखते हैं। नाउ कम्स आयनाइजेशन पोटेंशियल। जिस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी उसी तरह से अब आता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। समझना जरा, ये यार हमें आज तक समझ में नहीं आया, मतलब अजीब ही है एकदम। क्या ये कहते हैं कि क्या आपको आयनाइजेशन एनर्जी पता है? मैंने कहा मैं आयनाइजेशन एनर्जी निकाल लूंगा, सब आदमी का नाम बताओ, और मैंने आयनाइजेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला याद कर रखा 13.6 जेड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ग्राउंड लेवल की एनर्जी का प्लस में देना इज आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुंचाना है। ठीक, वो कह रहा फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? अब देखना सर, बड़ा अजीब सी डेफिनेशन। आपको अगर आयनाइजेशन एनर्जी पता है, जो कि पता है, अगर जेड दे दूंगा मैं तो मुझे पता है, ठीक, एक आयनाइजेशन एनर्जी पता चल गई। अब कहता है इसको याद रखना कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 13.6 ईवी होती, क्योंकि ग्राउंड लेवल माइनस 13.6 ईवी होता है हाइड्रोजन का। तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? प्लस 13 ठीक। अब इसको भूल जाते हैं। अब मैं बाहर आया और बाहर आने के बाद मैंने अपनी जेब में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, अपना इलेक्ट्रॉन, उससे मतलब ही नहीं, उसको भूल जाओ। अब वो कहा क्या जा रहा है इस डेफिनेशन में कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, अगर उस इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से पोटेंशियल लगाकर उसको काइनेटिक एनर्जी देनी हो उतनी जितनी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी थी उस वाले की, तो कितना वोल्टेज लगाओगे? दैट्स वोल्टेज इज नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। यानी अपने इलेक्ट्रॉन को मैं उतनी काइनेटिक एनर्जी देना चाह रहा हूं वोल्टेज देकर, जितनी काइनेटिक एनर्जी मतलब जितनी एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी थी उस आदमी की, तो वही वोल्टेज आयनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। मैं अभी समझाता हूं थोड़ा सा। वो कह रहे हैं कि जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब मेरा वाला इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सिलरेटेड। अब तुम सब लोगों को पता नहीं ये लाइन समझ में आएगी नहीं, तुम लोगों को पहली क्लास में बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमारी 5वीं प्रॉपर्टी थी कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल के सरफेस पर रखा जाता है तो उसके अंदर अचानक एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। याद है ये वाली बात? तो जिस वोल्टेज पर रखोगे उसकी काइनेटिक एनर्जी उसी से निकलेगी। अगर उसको 10 वोल्ट पे रखोगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10 ईवी होगी, 50 वोल्ट पे रखोगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 50 ईवी होगी। अब वो कहना क्या चाह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पे रखा गया है, उसको कितना वोल्टेज लगा के एक्सिलरेट करूं ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की वो बराबर हो जाए आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर। समझो बात, क्या मतलब हो इस बात का? हाइड्रोजन की बात करते हैं। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 ईवी। ठीक, अच्छा, ये तो आयनाइजेशन एनर्जी है तो मुझे पहले से पता है। अब बताओ व्हाट इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम? आयनाइजेशन पोटेंशियल का क्या मतलब हुआ कि आप एक इलेक्ट्रॉन रखिए रेस्ट में और उससे कहिए कि आपको 13.6 ईवी की एनर्जी से भगाना चाहता हूं, बताइए कितना वोल्टेज लगाऊंगा? जितना वोल्टेज लगाऊंगा दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। सो आयनाइजेशन पोटेंशियल इज यानी सीधे मुद्दे की बात करते हैं, ई हटा दोगे तो वोल्टेज आ जाएगा, ई लगा दोगे तो एनर्जी आ जाएगी, बस इतनी कहानी। यानी इफ द आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 ईवी देन आयनाइजेशन पोटेंशियल शुड बी 13.6 वोल्ट। खत्म। अब सर इसका क्या यूज है? इसका फिर वही यूज है, अगर मैं तुम्हें आयनाइजेशन पोटेंशियल किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का दे दूं तो तुम्हें इनडायरेक्टली जेड पता चल जाएगा, और एक बार जेड पता चल जाएगा तो पुरानी सारी कहानी आ जाएगी। सब लोग समझने की कोशिश करना। यानी अगर इसी तरह से मान लो यह आ जाए कि पूछे वो द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम +2, बताओ क्या आंसर लिखेंगे? लिथियम +2 की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है सर? आयनाइजेशन एनर्जी 122.4 ईवी होती है, तो पोटेंशियल कितना होगा सर? 122.4। ई हटा दो उसमें से, बस खत्म सर, इतना वोल्ट होगा।
यानी अगर मुझे वोल्टेज दे रखा है आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो मुझे फिर भी Z पता चल जाता है, और एक बार Z पता चल जाएगा तो मैं अपने पुराने सारे सवाल कर सकता। तब लोग समझने की कोशिश करो। आयनाइजेशन एनर्जी और काइनेटिक एनर्जीज तो वैसे भी सेम होती है ना, अलग नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी तो एक ही एनर्जी है ना। आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी जो ग्राउंड लेवल से इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी भेजती। अलग अलग ऑर्बिट्स में उसकी अपनी एनर्जीज और काइनेटिक एनर्जीज होती हैं। आयनाइजेशन एनर्जी तो एक फिक्स एनर्जी है, 13.6 Z स्क्वायर ईवी, बस बात खत्म। हाँ प्रशांत सही कह रहे हो, ये सब एक मतलब लिंक है नहीं। मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि लिंक कैसे हो सकते हैं, समझो बात। एक चीज देगा दूसरा निकालो, यानी सारी कहानी ये कि मुझे सिर्फ इतना पता चल जाए कि एक्चुअली इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, तो मैं अपने आप ही कुछ कुछ करता रहूंगा और दुनिया भर के सवाल बनाता रहूंगा। आपको जो सवाल बनाने आप खुद बना लीजिए। जैसे मैं एक सवाल करता हूं, यहीं पर एक सवाल लिखता हूं, देखो ऐसे कर लेते हैं। द आयनाइजेशन एनर्जी of hydrogen like atom आयनाइजेशन एनर्जी वो हमें दे रखी, मान लीजिए ऐसे ही ले लेते हैं 54.4 EV, ये आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी 54.4 EV। वो कह रहा है ये बताइए आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी 54.4 EV है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल 54.4 वोल्ट होगा। वो ये पूछेगा बताइए Z की वैल्यू क्या है, तो Z की वैल्यू भी निकाल सकते हो, Z की वैल्यू 2 आएगी। हीलियम प्लस की बात हो रही। जब Z आ जाएगा तो वो कुछ और पूछ लेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल न्यूमेरिकली सेम होते हैं, सिर्फ E हटा दोगे तो वोल्टेज मिल जाएगा, E लगा दोगे तो एनर्जी मिल जाएगा, बस इतना फर्क। यानी रेस्ट में रखे एक इलेक्ट्रॉन को, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसको कितना वोल्टेज दिया जाए ताकि उसकी एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाए उस आदमी के, तो वही पोटेंशियल आयनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से जाना जाए। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल को भी अगर आप डेफिनेशन में लिखना चाहें तो आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में भी एक लाइन याद कर सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी वो 13.6 Z स्क्वायर EV होती, और आयनाइजेशन पोटेंशियल वो 13.6 Z स्क्वायर V होता है। इतनी सी बात है जो याद रखनी ऑलवेज। IE एंड IP सेम रहेगा न्यूमेरिकली, सिर्फ यूनिट का फर्क होगा। एक बार EV लगेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, सिर्फ V लगेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया। इसका मतलब यही तो हुआ कि आयनाइजेशन पोटेंशियल से आपको आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी से आपको Z मिल जाएगा, Z को आप यूज कर लीजिएगा जैसे भी यूज करना है, खत्म। सब लोगों को क्लियर है ये वाली बात। E कहां चला जाता है, वो E अगर आ गया तो एनर्जी बन जाती है। तुमने यानी यह याद नहीं किया कि एक इलेक्ट्रॉन को V वोल्टेज के सरफेस पर रखने से उसकी काइनेटिक एनर्जी EV होती, यानी V वोल्ट पे रखो तो EV एनर्जी होगी। तो अगर मैं E हटा दूं तो आपको वोल्टेज मिल रहा है, यानी वोल्टेज चाहिए तो E हटा दो, एनर्जी चाहिए तो E लगा दो, बिकॉज EV इज एनर्जी। समझ में आया? शाबाश। अच्छा और बात करते हैं इसमें, और अभी बड़ा रिवीज, बहुत सारी चीजें आएंगी इसके अंदर, एक जैसी चीजें आएंगी, तुम्हें समझ में और आ जाएगा। अब मैं दूसरी डेफिनेशन पे आता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कंफ्यूज भी करती है, और मैं थोड़ा सा उसको कंफ्यूज करने के लिए कंफ्यूज करने की कोशिश भी करूंगा, एंड दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी, देखो तुम ऐसा करो ना, एक काम करते हैं, तुम इस डेफिनेशन को छोड़ो, तुम्हारा दिमाग क्या कहता है वो सोचो एक बार। एक्साइटेशन एनर्जी, एक बार दिमाग लगाते हैं। सर इसका मतलब ये हुआ कि आप एक्साइटेड तो है नहीं पहले, तभी तो मैं आपको एक्साइट करके ऊपर के लेवल पे भेजूंगा। हाँ बात तो सही है, यानी ये कंफर्म है कि एक्साइटेशन एनर्जी मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो कि ग्राउंड में है, जो कि एक्साइटेड नहीं, उसको ऊपर भेज रहे हैं, दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी।
सर लेकिन कहां भेज रहे हैं? अरे कहीं भी भेजो, वही तो एक्साइटेशन है। तो सर ये बताइए, पहला एक्साइटेशन आपको कब मिलेगा? पहला एक्साइटेशन मुझे तब मिलेगा जब मैं ग्राउंड से 2 पे जाऊंगा। क्लियर है? ये समझ में आई ये वाली बात? संजय, एक बार इवनिंग का तुम लोग बहुत देर से पूछ रहे हो मुझसे, मैं एक बार जरा 1 सेकंड के लिए वेट करना। तुम इसको पहले ये डेफिनेशन नोट कर लो इतनी देर के लिए। मैं 1 मिनट में जरा पीछे चेक करके आता हूं टेक टीम से कि हमारे में इवनिंग में कौन सा लेक्चर चला गया है। तुम बता रहे हो कि तो आज इवनिंग में भी कोई क्लास लगी हुई है। ठीक, तो जरा एक बार इसको जल्दी से नोट करो, 1 मिनट के अंदर मैं जरा चेक करके आता हूं। 1 मिनट रुको। हाँ वो बेटा सही कह रहे हो, वो 5:15 पे एक क्लास शो हो रही है, लेकिन वो दूसरे बैच का वहां पेस्ट हो गया। 5:15 पे कोई क्लास नहीं, ठीक है ना। तो मेरी अभी क्लास है, दूसरे बैच में मेरी क्लास, तो गलत दूसरे बैच का इस बैच में टाइम टेबल पेस्ट हो गया था। तो कोई वो नहीं है ना, कोई क्लास नहीं है 5:15 बजे। अच्छा, अब जरा डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन देखिए, बड़ी मजेदार और बिल्कुल अजीब सी डेफिनेशन। क्या कह रहा है? पहले तो जैसे मैंने बोला कि तुम अपने हिसाब से समझ के देख लो एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या है। सर ऐसा है कि एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब मैं अभी तो एक्साइटेड नहीं हूं, लेकिन आप एनर्जी देके मुझे एक्साइट कर रहे हैं। हाँ, बात तो सही है। तो अगर आप अभी एक्साइटेड नहीं है तो आप कहां हैं? सर मैं ग्राउंड लेवल। अगर मैं आपको एनर्जी दूं तो आप कहां चले जाएंगे? सर एक्साइटेड लेवल में चले जाएंगे। तो ये बताइए कि मैं आपको पहली बार एक्साइटेशन एनर्जी क्या दूं ताकि आप पहले एक्साइटेड लेवल पे चले जाएं। यानी ये जो पहले एक्साइटेड लेवल पर आप गए, दैट इज एन इज इक्वल टू 2, वो आपकी पहली एक्साइटेशन एनर्जी हो। और अगर आप ग्राउंड से 3 में जाते तो आपकी वो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी होती। अगर आप ग्राउंड से 4 में जाते तो वो आपकी फोर्थ एक्साइटेशन एनर्जी होती। लेकिन जाना ग्राउंड से है सर, क्यों? क्योंकि एक्साइटेशन का मतलब ही यही है कि आप पहले एक्साइटेड नहीं थे और बाद में एक्साइटेड हुए। यहां तक क्लियर है? ये समझ में आई ये वाली बात? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये बोलूं कि एक्साइटेशन एनर्जी की, तुम अभी ये जो नीचे की लाइन लिखी है ना, इसको मत समझना, बिकॉज यही आईआईटी लेवल की बात है जो नीचे की बात कर रहे हैं। ये एडवांस लेवल के सवाल बन सकता है, इसमें ऑब्जेक्टिव मेंस लेवल का सवाल बनता है। आप इस लाइन को तो अभी बिल्कुल भूल जाइए, नीचे वाली लाइन को। ठीक, हम सबसे पहले तो डेफिनेशन समझ लें। एक्साइटेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू एनी अदर स्टेट इज कॉल्ड एन एक्साइटेशन एनर्जी। यानी ग्राउंड लेवल से आप इसको कहीं भी भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं भी जाएंगे एक्साइटेड स्टेट ही होगी वो। ग्राउंड पे तो आप पहले से। अब वो कह रहा है कि भाई ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का क्या मतलब। बहुत ध्यान से समझना, ये बच्चों को बहुत मुश्किल से समझ में आता है यार, और मैं थक जाता हूं इसको समझाने में, और फिर मुझे लगता है छोड़ो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मत समझो। इस एक्साइटेशन एनर्जी के या इस एक्साइटेशन एनर्जी के 3 नाम होते हैं। यही बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सवाल में, एग्जाम में सवाल दे देता है, अब बच्चा यही नहीं समझ पाता कि दे क्या रहा है। तो तुम उन तीनों नामों को एक बार समझने की कोशिश करना। देखना, एक एग्जाम्पल से समझाया मैंने। एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकंड स्टेट, क्या मतलब? सर इसका मतलब यह हुआ कि आप सेकंड स्टेट पर जाना चाह रहे हैं। कहां से? सर ग्राउंड से ही जाएंगे, क्योंकि ग्राउंड पे ही आप एक्साइटेड नहीं है। तो ग्राउंड से सेकंड में जाना इज एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकंड स्टेट। ठीक,
दूसरी बात, ये और किस नाम से जानी जा सकती है? सर ये आपका पहला एक्साइटेशन होगा सर, दिस विल बी योर फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। वाई? क्योंकि सर ग्राउंड से पहली बार आप एक्साइट कहां होंगे? सेकंड में ही तो होंगे। इसका मतलब ये हुआ सेकंड स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी को फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कहा जाना चाहिए। क्लियर है ये? दूसरी बात, सर सेकंड स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की भी तो एक्साइटेशन एनर्जी बोल सकते हैं, क्योंकि सेकंड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ही तो होती है। आप ये देखिए जरा, तीनों नामों को एक बार समझ के देखिए। जिन बच्चों को ये जल्दी समझ में आ जाएगा बड़ा मजा आएगा, इसको समझने की कोशिश करना। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं, फिर मैं और भी एग्जाम्पल इसी में लिख दूंगा। एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकंड स्टेट। सेकंड स्टेट का क्या मतलब होता है? सर n इज इक्वल टू 2। दिस इज नॉट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज सेकंड स्टेट। सेकंड इज एक्साइटेड स्टेट, बट हमने यहां पर n इज इक्वल टू 2 बोला है सर। तो n इज इक्वल टू 2 का एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब आप यहां से यहां जाना चाह रहे हैं, यहां जाना चाह रहे हैं। दिस इज माई फर्स्ट एक्साइटेशन। तो 1 से 2 जाना, बिकॉज दिस इज ग्राउंड लेवल एंड ग्राउंड लेवल इज नॉट एक्साइटेड लेवल, यानी 1 से 2 में जाना इज माई फर्स्ट एक्साइटेशन। इसे आप फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कह सकते हैं, समझना। फिर आप इसके और क्या क्या नाम दे सकते हैं? सर क्योंकि आप सेकंड लेवल पे जा रहे हैं तो आप इसको सेकंड लेवल की एक्साइटेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सही है सर, ये सेकंड लेवल की एक्साइटेशन एनर्जी भी बोली जा सकती है। सर क्योंकि सेकंड लेवल को फर्स्ट एक्साइटेड लेवल भी कहा जाता है, तो आप इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की भी एक्साइटेशन एनर्जी कह सकते हैं। ये तीनों नाम एक बार समझ के देखो जरा। अरे वाह, सौम्या कह रही है पढ़ के ही समझ गया था, शाबाश। हाँ आसान है, लेकिन अब तीनों नाम पता होने चाहिए यार। मान लो हमसे एग्जाम में पूछे कि भाई सेकंड स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी दे रखी है, बताइए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी। अब हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि सेकंड स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, तो तुम क्या निकालोगे फिर? तो ये तीनों नाम याद करते हैं। जैसे एक इसी में एक नए तौर पे वो भी लिख लेते हैं, एक नया लिखते हैं। जैसे इस लाइन के अलावा कुछ और लिखते हैं। जैसे मैं 3 लाइन लिखता हूं, तुम समझना अपने आप। मैं डायग्राम बनाता हूं, तुम उसके तीनों नाम जरा समझ के देखना। जाना तो 1 से ही है, ठीक? 1 से 4 इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं, ठीक? चेक करते हैं। 1 से 4 में जाना, दैट मीन्स 1 से 2 फर्स्ट एक्साइटेशन, 1 से 3 सेकंड एक्साइटेशन, 1 से 4 थर्ड एक्साइटेशन। सो इसको आप लिख सकते हैं थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। और क्या लिख सकते हैं? सर आप क्योंकि 1 से 4th लेवल पे जा रहे हैं तो इसको 4th लेवल की एक्साइटेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। सो दिस इज एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ 4th लेवल, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ 4th लेवल, ये भी सही है। और सर 4th लेवल को थर्ड एक्साइटेड लेवल भी बोलते हैं, तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये तीनों चीजें सेम। शाबाश, बहुत बढ़िया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये तुम समझना इसको। अगर ये लाइन आ जाती है तो जेई में अच्छा सवाल बनता है। ये बच्चे सारे गलत करके आते हैं, कहीं ये जल्दबाजी में गलत हो जाता है, कहीं ये नहीं समझ पाते कि दे क्या रखा है। वो तो सिर्फ एक चीज याद करके जाते हैं कि एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है 1 से लेके कहीं पर भी जाना, तो फिर थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है 1 से 3 में जाना ना। थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है 1 से 4 में जाना, क्योंकि 1 से 2 इज माई फर्स्ट एक्साइटेशन, 1 से 3 इज माई सेकंड एक्साइटेशन, 1 to 3 इज सेकंड, 1 to 4 विल बी माई थर्ड एक्साइटेशन। हाँ मोहम्मद वसीम, घूम गया दिमाग, घूम गया दिमाग। बस जहां दिमाग घूमे समझना यही इंपॉर्टेंट है, यही समझना है, क्योंकि इसमें सबका दिमाग घूमता है। शाबाश। रजत कह रहा बिट डिफिकल्ट, या इट इज, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बार पकड़ में आनी चाहिए बात को बस। अब इसका यूज क्या कर सकते हैं आप समझ ही सकते हैं। आप किसी भी सवाल, जैसे मैंने देखो ये वाली लाइन क्या लिखी है, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकंड स्टेट इज इक्वल टू एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट इज इक्वल टू फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी एंड दैट इज 10.2 eV। दिस इज फॉर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के लिए है, ये जनरल नहीं है। क्योंकि जनरल की बात करोगे तो जनरल क्या होना चाहिए, अगर आप जनरल की बात कर रहे हैं तो फिर तो यहां Z² भी आना चाहिए। दिस इज जनरल, अगर आप जनरल की बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है 1 से 2 एंड द डिफरेंस ऑफ 1 to 2 इज 10.2 Z²।
समझा? आपको 1 से 2 में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए सर? 1 और 2 का गैप चाहिए, और 1 और 2 का गैप कितना होगा सर? मैंने याद कर रखा है, दोनों लेवल माइनस कर दूंगा, 10.2 Z स्क्वायर आ जाएगा। सो द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी और द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकंड लेवल और द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज 10.2 Z स्क्वायर E। समझो बात? ठीक, अब जैसे यूज करके देखते हैं इसको, इसका क्या एप्लीकेशन, क्या इसको यूज कैसे कर सकते हैं, जरा देखते हैं क्या सवाल बना सकते हैं। If ionization potential of hydrogen-like species is, कुछ भी ले लेते हैं, then find out its third excitation energy। पहला पार्ट, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फोर्थ स्टेट। थर्ड पार्ट, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तीनों आंसर निकालो जरा फटाफट। आयनाइजेशन पोटेंशियल दे रखा है, जो यूज करना कर लो। आयनाइजेशन पोटेंशियल इज 122.4। किस लिए दिया गया है? तो जेड के लिए दिया गया। जेड आ जाएगा तो क्या होगा सर? बाकी सब कर लेंगे, क्योंकि सारे लेवल याद कर रखे, खड़ा माइनस प्लस करना है बस। करो करो करो। भावेश कह रहा है 10.2 कैसा आया? बेटा 10.2 ऐसा है ना, ये 13.6 था और ये -3.4। आपको यहां से यहां जाना है, 1 से 2 कितना गैप होगा माइनस करके देखो। तो अगर आप जनरल बात कर रहे हैं तो जेड स्क्वायर भी लगा देते हैं, अगर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो जेड स्क्वायर हट जाएगा, तो अगर आप जेड स्क्वायर लगा दें तो जनरल टर्म में क्या आ जाएगा, यहां जेड स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर दीजिए डिफरेंस। जब आप एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे तो जेड स्क्वायर 10.2 जेड स्क्वायर ईवी, ये आंसर है। शाबाश, ऑल सेम, वेरी गुड। तीनों का एक ही आंसर आएगा क्योंकि तीनों सेम सवाल है। वेरी गुड, शाबाश। आंसर लेकिन सही बताना। आंसर सब क्या लगा रहे हैं, लेकिन मजे की बात क्या है, समझ में तो कईयों को आया है, लेकिन सर हमारे आंसर सेम नहीं आते। आप देख लीजिए कितने कलाकार हैं। मल्टीप्लाई करने से हमारे आंसर सेम नहीं आते सर, हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं कि छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन भी हमारे सबके आंसर अलग निकल के आते हैं। सर आप हमें हल्के में ले रहे हैं, कमाल कर देते हैं हम। बताइए, गुणा करते हैं आंसर बदल देते हैं, ये हालत। सब क्या अलग लगा रहे हैं, किसी का 163 आ रहा है, 7.6 आ रहा है, 38 आ रहा है, 91 आ रहा है, 0.85 आ रहा है, सब क्या आंसर लगा रहे हैं। कमाल के लोग हो यार। 1000 बच्चे क्लास में हो गए तो 1000 आंसर निकल के आते हैं, शाबाश। भाई सही से माइनस माइनस करो, देख लो कहां जाना है। पहले तो ये चेक करो कि भाई अगर आपने आयनाइजेशन पोटेंशियल दे रखा है 122.4 वोल्ट, तो इसका मतलब आपने आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी। या ऐसे कर लेते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी की क्या जरूरत है, इसी पोटेंशियल से ही कर लेते हैं। तो ये आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर आपने मुझे दे दिया तो मैंने जेड निकाल लिया।
क्योंकि ये होता है 13.6 जेड स्क्वायर वोल्ट, इससे जेड आ जाएगा। हालांकि जेड की जरूरत नहीं है, जेड स्क्वायर आ जाएगा। और क्योंकि मैं इसलिए बार बार ऐसी इस चीज पे जोर दे रहा हूं कि तुम समझना, हो सकता है जेड स्क्वायर इंटीजर ना दे रहा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो जेड चाहिए ना, मुझे तो जेड स्क्वायर चाहिए, तो मैं जेड स्क्वायर यूज करता हूं बस। ठीक, हाँ अगर वो पूछे कि सिस्टम कौन सा है, तब आप बता दीजिएगा भाई जेड की वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए। वो कह रहा आ तो रही है तो आप बता दीजिएगा सिस्टम, लेकिन जरूरी नहीं है कि जेड स्क्वायर का अंडर रूट हमेशा इंटीजर आए। क्योंकि आपको सवाल में जेड स्क्वायर यूज करना है, तो जो भी जेड स्क्वायर आ रहा है 22, 23, 25, 24 जो भी, सीधे उठा के पुट कर दीजिएगा, चाहे नेगेटिव इंटीजर आए चाहे ना आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर उसको ये पूछना होगा हमसे कि भाई ये एटम कौन सा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन सा है, तो वो ये बता देगा, इस तरह से वैल्यू देगा ताकि जेड इंटीजर आए। ठीक, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हालांकि यहां से इंटीजर आ रहा है तो लिख भी सकते हैं जेड इज इक्वल टू 3। आप लिथियम +2 की बात कर रहे हैं। अब क्या करें? अब वो कह रहा है भाई ऐसा है, जरा ये बताइए कि थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी लिथियम +2 के इलेक्ट्रॉन की, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, यानी उसको कहां से कहां भेजना है, उसको n इज इक्वल टू 1 से भेजना है। ये पहला एक्साइटेशन, ये दूसरा एक्साइटेशन, ये तीसरा एक्साइटेशन, दैट इज n इज इक्वल टू 4। फर्स्ट एक्साइटेशन, सेकेंड एक्साइटेशन एंड थर्ड एक्साइटेशन, और मुझे n इज इक्वल टू 3 चाहिए, यानी n इज इक्वल टू 4, 1 से 4 भेजना है। तो क्या 1 और 4 की एनर्जीज पता है? हाँ पता है, माइनस कर दो, यानी एनर्जी इज एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट कोई भी लिखते हैं, तुम लोग को ये तो समझ में आ रहा है कि सारे पार्ट का आंसर सेम आ रहा है। तो एक्साइटेशन एनर्जी आ जाएगा, फोर्थ लेवल पर एनर्जी होगी 0.85 इंटू 9, और फर्स्ट लेवल पर एनर्जी होगी -13.6 इंटू 9। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो आंसर हो जाएगा, खत्म। तो 100 कितना, ये कितना आया था अभी, 7 पॉइंट समथिंग था, और ये 122 था, तो 115, 15, 14 के आसपास जो भी आंसर आएगा, हाँ 114.75, 114.75। यही फर्स्ट पार्ट का भी आंसर होगा, यही सेकंड पार्ट का भी आंसर होगा, और यही थर्ड पार्ट का भी आंसर होगा, क्योंकि तीनों पार्ट मैंने जानबूझ के एक जैसे बनाए। कुछ बच्चे जो है ये सोचेंगे तीनों पार्ट का आंसर कैसे आ जाए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो तीनों पार्ट का आंसर कैसे आएगा, कुछ ना कुछ गुल खिला के चले आएंगे। हाँ हम तो नया करके दिखाएंगे सर, हम नया करते हैं, हम ये ऐसे नहीं करते, नया करके दिखाएंगे आपको, उस नए के चक्कर में सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। तो इसमें बिल्कुल सीधी सी बात है, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब 1 से 4 जाना, तीसरी बार का एक्साइटेशन, तीसरी टाइम का एक्साइटेशन मतलब 1 से 4, 1 से 4 का मतलब फोर्थ लेवल की एक्साइटेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं, और थर्ड एक्साइटेड लेवल की भी एक्साइटेशन एनर्जी बोल सकते हैं। ये तीनों स्टेटमेंट एक जैसे, और तीनों का आंसर सेम आ जाए। क्लियर है ये? ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसी में एक डेफिनेशन और कर लेते हैं, देखो बिल्कुल इसी तरह से, अब तुम्हें थोड़ा सा कम कंफ्यूजन होगा इस अगली डेफिनेशन को देखकर, और वो है एक्साइटेशन पोटेंशियल। फिर वही हो गया, मैं ज्यादा डिटेल में जा ही नहीं रहा। ई हटाओ तो एक्साइटेशन पोटेंशियल आ जाएगा, ई लगा दोगे तो एक्साइटेशन एनर्जी आ जाएगी, बस दिमागी मत लगाओ, बात ही खत्म। क्या ऐसी तैसी डेफिनेशन की कुछ करनी नहीं मुझे, बात समझ में आ रहा है? यानी जैसे आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात थी, वैसे एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल की बात है। एक्साइटेशन एनर्जी में से ई हटा दोगे तो एक्साइटेशन पोटेंशियल आ जाएगा, एक्साइटेशन पोटेंशियल में ई घुसेड़ दोगे तो आयनाइजेशन एक्साइटेशन एनर्जी आ जाएगी, बिल्कुल सेम कहानी। इसका मतलब ये हुआ सर, एक्साइटेशन पोटेंशियल भी इनडायरेक्टली आपको जेड देने का या जेड स्क्वायर देने का एक तरीका है, आप घुमा फिरा के इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये? हाय पुनीत, ई हटाना है बस, हाँ ई हटाना है, ई लगाना है, बस इतना करना है। ई लगाओ तो एनर्जी आ जाएगी, ई हटाओ तो पोटेंशियल आ जाएगा। शाबाश। अब 115.2 प्रत्युष ने 5 बार लिखा है 115.2, और आंसर 115.2 शायद नहीं आ रहा है। कुछ बच्चों का 117, 114 पॉइंट आ रहा है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। मुझे लगता है मुझे को गुणा भाग खुद कर लेना चाहिए, तुम्हारे भरोसे ही नहीं रहना चाहिए। तुम सीधे सीधे जोड़ घटाना भी गलत करते हो यार, हद है एकदम। अरे अंडर स्टूड की ऐसी की तैसी, आंसर सही नहीं आते हैं सर, अंडर स्टूड सर, ओपी सर, और फलाना सर, आंसर भी तो निकाला करो सही। ठीक, अरे छुट्टी, रुक जाओ जरा, एक डेफिनेशन करने पहले। ये एक्साइटेशन पोटेंशियल है, ये क्लियर है, एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल सिमिलर होंगे, और इसके भी 3 नाम होंगे। जरा समझना 3 नाम कौन कौन से होंगे। एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट, बताओ इसके 2 और नाम क्या होंगे। एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट, पहला नाम द थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल, दूसरा नाम एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ फोर्थ स्टेट। समझ लो सब लोग इस बात को, यानी आपको इस बार भी वो 3 नाम ही ध्यान रखने, आपको जैसे वैल्यू देगा आप उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर ले, बिल्कुल सेम वैसे ही है सब कुछ। ठीक, एक डेफिनेशन और है ताकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की डेफिनेशन खत्म हो जाए हमारी, और वो है
बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी। और ये भी बहुत सीधी, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ बंधा हुआ है ना, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में वो, तो मैं कितनी एनर्जी दे दूं कि वो खुल जाए, उसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी। कहीं पर भी बंधा है, हाँ समझ लो, एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में बंधा है या सेकंड में नाच रहा है या थर्ड में नाच रहा है, कहीं पर भी नाच रहा है, वो जहां पर भी है उसको कितनी एनर्जी दे दूं ताकि वो खुल जाए। खुल जाए मतलब इंफिनिटी चला जाए। इंफिनिटी चला गया तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी सर, जीरो हो जाएगी। तो जहां पर भी वो है उसकी एनर्जी माइनस में होगी, उतनी एनर्जी प्लस में डाल दो, बाइंडिंग एनर्जी निकल आएगी। क्लियर है ये? सबको समझ में आई वाली बात? यानी ग्राउंड लेवल की एनर्जी हो, चाहे ग्राउंड लेवल पे वो नाच रहा हो, चाहे सेकंड में नाच रहा हो, चाहे थर्ड में, आप उसको इतनी एनर्जी दे दीजिए ताकि वो इंफिनिटी पहुंच जाए, वो आपकी बाइंडिंग एनर्जी होगी। सर ये तो आपने आयनाइजेशन एनर्जी में भी बोला था कि ग्राउंड से इंफिनिटी जाना। हां बोला था, और इसलिए तो कहा जाता है कि n इज इक्वल टू 1 की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी भी कहा जाता है। बात समझो, यानी मान लीजिए मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर पहले तो आप डेफिनेशन देख लीजिए, क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन है एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट टू n इज इक्वल टू इंफिनिटी। एनी स्टेट यानी n इज इक्वल टू n से कहां भेजना है आपको? इंफिनिटी भेजना। तो जहां पर भी आप हैं वहां से इंफिनिटी जाना। तो जहां पर भी आप हैं वहां की एनर्जी आपको पता है, माइनस में आपने याद कर रखी है, उतनी प्लस में डाल दोगे तो इंफिनिटी चला जाएगा। यानी किसी भी स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए उस स्टेट की एनर्जी को प्लस में रखा जाता है बस। और ग्राउंड लेवल की बाइंडिंग एनर्जी ही क्या बन जाती है? आयनाइजेशन एनर्जी। समझने की कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एक इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 में, और ये z दे रखा है सपोज 1। अब अगर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 में, तो बताओ जरा इसकी टोटल एनर्जी कितनी है? सर इसकी टोटल एनर्जी जो है 2 में -3.4 eV होगी। बेटा मैं इसको खोलना चाहता हूं तो क्या करूं? सर आप इसको खोलना चाहते हैं तो इसका मतलब आप इसको इंफिनिटी भेजना चाहते हैं, यहां भेजना चाहते हैं। यहां भेजने के मतलब आप उसकी एनर्जी जीरो करना चाहते हैं। तो सेकंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर आप उसको इंफिनिटी भेजना चाहते हैं तो आप यही एनर्जी प्लस में डाल दें। सो इसका मतलब यह हुआ बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी इज इक्वल टू +3.4 eV। इस सवाल की बात चल रही है भाई। यानी जिस ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है उस ऑर्बिट की एनर्जी निकालिए जो आपने याद कर रखी है, और उतनी ही प्लस में डाल दीजिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन वहीं से खुल जाए। समझो, उसे बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। सब लोगों को समझ? अब इसमें फिर वही है, अगर वो बाइंडिंग एनर्जी दे दे तो फिर वही है, आपको बाइंडिंग एनर्जी देते क्या मिल जाएगा? Z आते क्या मिल जाएगा? सर एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, सेपरेशन एनर्जी, जो बकवास चाहिए सब मिल जाएगा। यानी इन सारी डेफिनेशंस में से सिर्फ सारी डेफिनेशंस को पढ़ने का सिर्फ एक ही पर्पस है, आपको इनडायरेक्टली Z पता चल जाए। अगर आपको एक बार Z पता चल जाएगा तो आप किसी भी तरह से सवाल को मोड़ सकते हैं। अब एक बच्चे ने लिखा आयनाइजेशन एनर्जी द सबसेट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। चलिए आप अगर ऐसा बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है फर्स्ट स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी। शाबाश। एक कह रहा बहुत डेफिनेशन है। हाँ बेटा, जनरल यही डेफिनेशन है बस। अब जो भी बहुत है वो है ही। हमेशा इंफिनिटी पे ही जाएगा का ये मतलब नहीं, इतनी एनर्जी दो कि वो इंफिनिटी चला जाए, उसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। या तो वो यहां भी सकता है ना, आपने कम एनर्जी दी तो वो यहां से यहां चला जाएगा, यहां चला गया, इसे थोड़ा ना बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। बाइंडिंग एनर्जी की अपनी डेफिनेशन है ना, कहां से कहां भेजना है? n इज इक्वल टू n से इंफिनिटी भेजना है। दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एनी स्टेट। समझ में आ गया सबको? तो एक बार ये डेफिनेशंस, इनका जब पीडीएफ मिलेगा तो इसकी एक बार डेफिनेशन याद कर लेना, लिख भी लेना अपनी कॉपी में, लिखोगे तो और अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और इसके ऊपर कुछ सवाल एक अगली क्लास में और करेंगे, और फिर जो है हम स्पेक्ट्रम में स्विच कर जाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। सारी चीजें आसान है, एक बार रिवाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।